संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया की गिरफ्तारी के पीछे किसी तरह का राजनीतिक दबाव है। ये सवाल खड़ा हुआ है आज जी न्यूज के एक बयान के बाद। जी न्यूज ने दावा किया है कि उनके दोनों संपादकों की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की वजह से हुई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, दो बीजेपी के मुख्यमंत्री और तीसरे कांग्रेस के दिग्गज, राजनीति के मैदान में एक दूसरे के धुर विरोधी। लेकिन जी न्यूज की माने तो नवीन जिंदल को बचाने में सब साथ थे। लाइक श्री दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, श्री रमन सिंह, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री अर्जुन मुंडा, चीफ मिनिस्टर झारखंड और भी कई। ये सब सिर्फ यही हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि नवीन जिंदल के अगेंस्ट स्टोरीज ना चलाएं। फिलहाल जी ग्रुप ने इन्हीं तीन राजनेताओं के नाम लिए हैं, लेकिन उनका साफ दावा है कि दोनों संपादकों की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की वजह से हुई है। हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है आप सब मीडिया लोगों के सामने कि हमारे पर बहुत तरीके के प्रेशर डाले गए हैं एंड इसका मकसद एक ही है कि कोलगेट स्कैम के पीछे जिनका हाथ है वो रोक दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साथ जिंदल ग्रुप जी न्यूज के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। तो यह तो बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है और बात है ये कहना उनकी तरफ से कि साहब हम प्रेशर में थे, बल्कि प्रेशर में तो उन्होंने हमको डालने की कोशिश की। यह बात अलग है कि हम प्रेशर में नहीं आए। आपको बता दें कि जी ग्रुप ने जिन तीन राजनेताओं के नाम लिए हैं उनमें से एक रमन सिंह ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन दिग्विजय सिंह और अर्जुन मुंडा ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है। जिंदल का जी का इस लफड़े में न लेना एक न देना दो। वहीं नवीन जिंदल ने दोनों संपादकों की गिरफ्तारी को पूरी तरह जायज ठहराया है कि जो भी रिकॉर्डिंग्स थी वो सब जो है, जो हमें जो जितनी रिपोर्ट मिली है कि CFSL ने उनको सबको ऑथेंटिकेट कर दिया है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही हो सकता है कि वो सारी की सारी पब्लिक डोमेन में आ जाएं। तो अब जरूर उनको सब आप सबको अवेलेबल होंगे, आप सब उसको आराम से देख सकते हैं उनको। आई थिंक अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया, but the thing is this matter is under investigation by Delhi police and you know it's not proper for me to talk about it. गौरतलब है कि इससे पहले नवीन जिंदल ने 25 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टिंग ऑपरेशन की CD दिखाई थी और दावा किया था कि जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया उनसे खबर रुकवाने के बदले सौदा करने की फिराक में थे। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि सितंबर में कोयले के आवंटन के मामले में जी न्यूज पर हमारी कंपनी के खिलाफ लगातार गलत खबरें दिखाई जा रही थी और जब हमने इस बारे में जी न्यूज से बात की तो पहले हमसे 20 करोड़ रुपए मांगे गए, बाद में यह रकम बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी गई। नवीन जिंदल ने यह भी दावा किया था कि इन दोनों के साथ हमारे अधिकारियों की 13, 17 और फिर 19 सितंबर को बैठक हुई थी जिसमें सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। दूसरी तरफ जी न्यूज ने दावा किया है कि जिंदल परिवार ने पारिवारिक रिश्तों का हवाला देते हुए उन पर इमोशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहे। श्रीमती सावित्री जिंदल के द्वारा जो नवीन जिंदल की मां है उनके घर पे 6 पृथ्वीराज रोड पर, जहां श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री नवीन जिंदल और श्री रतन जिंदल मौजूद थे। और ये बात हुई कि चाहे जो भी तथ्य हों कोलगेट स्कैम के, श्रीमती सावित्री जिंदल ने एक इमोशनल प्रेशर डाला जवाहर गोयल जी के ऊपर कि हमारी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और आप अपने चैनल्स पे हमारे अगेंस्ट ये मामला ना उठाएं। तो इस इमोशनल प्रेशर में मिस्टर जवाहर गोयल ने भी हमारे एडिटर्स को रिक्वेस्ट किया कि आगे से ये कहानियाँ, ये स्टोरीज जो है हमारी कहानी की, इनको रोक दें और नवीन जिंदल से उनका अपना वाकया मांगे। मैटर सब जुडिस है, तो ये इस केस के बारे में मेरा कुछ भी बोलना अनुचित है। थैंक यू। दोनों पक्षों की तरफ से हो रहे इस आरोप प्रत्यारोप के बीच न्यूज चैनलों के संपादकों की संस्था BEA ने देश से अपील की है कि वो इस मामले को मीडिया की विश्वसनीयता से जोड़कर ना देखें। कि ये मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन इसको नहीं लिया जाना चाहिए कि उसकी छवि पे कहीं आँच आई है या ये मीडिया का कृत्य है। जो भी है वो एक इंडिविजुअल केस है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे कोर्ट में फैसला होगा, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये एक इंडिविजुअल एबरेशन के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि मीडिया के किसी कृत्य के रूप में। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उन तीनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका संवैधानिक रूप से मानी जाती है। लेकिन आज
मैं समझता हूं कि फोर्थ स्टेट के रूप में एक पत्रकारिता का भी महत्व बहुत ही प्रजातंत्र के चौखंभे के रूप में स्थापित हो चुका है। और इस तरह से इसके बावजूद जो ये घटना हुई है अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं सबको अपनी इन सीमाओं को या उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दबाव में जी न्यूज़ के संपादकों की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि जी न्यूज़ दावा कर रहा है। इसी पर है हमारी आज की चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता नलिन कोहली जी, साथ ही कांग्रेस के सचिव पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुस्तान अखबार के मुख्य संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा जी हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार रोहित बंसल हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है, जो कि जी ग्रुप का पक्ष रखेंगे। साथ ही बीए के महासचिव एनके सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे पंकज शर्मा जी, जो दावा जी ग्रुप कर रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है संपादकों की वो राजनीतिक दबाव के चलते हुई है, आपका क्या कहना है? किसके राजनीतिक दबाव के चलते हुई? तीन नाम बताए हैं पंकज शर्मा जी, 3 नाम गिनाए हैं आलोक अग्रवाल ने, जी ग्रुप के जो सीईओ हैं, और उन्होंने कहा है कि उन पर और भी दबाव पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और राजनीतिक दबाव के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये इसमें क्या राजनीतिक दबाव है क्या नहीं है इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मैं इस पचड़े में पड़ना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है। ये बहुत गंभीरता से सोचने का वक्त है। असल में मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है उसके बारे में आमतौर पर सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी लिखा गया वो एक एक शब्द सच की स्याही में डूबा रहे और जो कुछ भी टेलीविज़न के पर्दे पे बोला गया वो एक एक शब्द तथ्यों की महीन से महीन छलनी से छन कर आना चाहिए। ये मीडिया की विश्वसनीयता पिछले कुछ वर्षों में जितनी तेजी से नीचे जाती जा रही है उस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत आ पड़ी है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज के पहले मैं नहीं समझता कि जिस जमाने में मुझ जैसे लोग पत्रकारिता करते थे, मैं भी 27 साल मैंने पत्रकारिता की नौकरी की है और यहाँ एक पत्रकार के नाते अपना ये दुख व्यक्त करना चाहता हूँ कि मीडिया में ये जो लगातार चीज़ें हो रही हैं इनके बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि आखिर आज से पहले ये नहीं होता था कि कोई उद्योगपति या कोई पूंजीपति या कोई अफसर या कोई दूसरा आदमी मीडिया पर इस तरह सरेआम उंगली उठा दे। ठीक है पंकज शर्मा जी, आप मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत बड़ा और अहम सवाल है, इस पर चर्चा को हम आगे ले जाएंगे, लेकिन बाकी मेहमानों को उससे पहले शामिल कर लेते हैं। शशि शेखर जी, आपको क्या लगता है, बड़ा सवाल जो कि जी न्यूज़ दावा कर रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये गिरफ्तारियां हुई हैं? मेरे लिए ये जो कुछ भी हुआ है ये आश्चर्यजनक और स्तब्ध कर देने वाला है। आश्चर्यजनक एक वजह से कि जिस तरह से इन संपादकों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से आनन फानन में सब कुछ हुआ, और उसी दिन पुलिस एक अदालत में कह रही थी दिल्ली की कि एक स्टिंग ऑपरेशन के मामले में वो माननीय लोगों को जो पैसे दिए जाने थे उस पैसे देने वाले को तलाश नहीं पाई। तो उस समय पुलिस ने ये अति सक्रियता दिखाई, इससे मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन स्तब्ध मैं इसलिए हूं कि 32 साल के कैरियर में यह पहला मामला है जब किसी लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान के लोगों को पुलिस ने बंद किया है। मुझे बार बार ये लगता है कि हम चौथा स्टेट हमें भले ही कहा जाए, पर हमें संविधान कोई विशेष दर्जा नहीं देता। हम अपनी नैतिक सत्ता की शक्ति पर खड़े होते हैं और उसी का जो हमारा जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सच बोलने की हमारी ताकत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो भी पत्रकारों की संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को एक बार बैठकर आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं इस सवाल का जवाब एक बार हमें अपने अंदर ढूंढना और आत्ममंथन करने की जरूरत है। नलिन कोहली जी, आपका क्या कहना है इस पर? दो चीज मैं कहना चाहूंगा नेहा जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्तियों को संस्थानों से अलग करना चाहिए।
एक मतलब वाक्य में सीधा कह देना कि पूरी मीडिया जो है खराब हो गई है, ये गलत है, क्योंकि किसी भी संस्था में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जी के 2 व्यक्तियों को आज अरेस्ट किया गया है वो गलत है, क्योंकि अभी तक तो जांच पूरी हुई नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल अचंभे की बात है कि यहां जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई गई है और कंप्लेंट और आरोप प्रति आरोप में, हो सकता है वो अपना काम कर रहे थे, हो सकता है कि वो उनको कोई अगर लुभाया जा रहा था तो वो एक स्टैंड ले रहे थे, ये तो सिर्फ प्रोब होने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से चिंतित हूं, क्योंकि जहां पर जब हम बात करते हैं करप्शन की या हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो जब सरकार की बात जब आती है, सरकारी तंत्र की बात आती है और सरकार में जो लोग हैं उनके प्रति कोई एक्शन आसानी से होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आने से होता है। और जहां पर इंडिविजुअल व्यक्तियों की बात होती है, गैर सरकारी संस्थानों की बात होती है और आज तो मीडिया तक बात आ गई है, वहां तुरंत जो है एक्शन की बात होती है। तो ये चिंता का विषय होता है। अगर हमें बात करना है कि हां आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, तो आपको एक समानता से सबके प्रति काम करना पड़ेगा जो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है। और जब तक वो एक समानता नहीं आएंगे, इस प्रकार के प्रश्न लगातार उठते जाएंगे, लगातार उठते रहेंगे। हमारे साथ मैं मानता हूं जब तक स्पष्ट प्रूफ ना हो, इतना गंभीर एक्शन लेना चिंता का विषय होगा। बिल्कुल। हमारे साथ रोहित बंसल भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि जी ग्रुप का पक्ष रखेंगे इस कार्यक्रम में। रोहित बंसल जी, आपने सभी मेहमानों को सुना, आपको क्या लगता है, जो बड़ी बात कही जा रही है कि जो दावा किया है जी ग्रुप ने कि राजनीतिक दबाव के चलते गिरफ्तारी हुई है, जिससे कि पंकज शर्मा सहमत नहीं दिखाई दे रहे? नेहा, सबसे पहले यही है कि जो एफआईआर हुई है वो 2 अक्टूबर को हुई है और जो अरेस्ट हुई है वो कल हुई है। तो इतने समय की क्या ज़रूरत थी, जब दोनों पत्रकार बार बार पुलिस के पास जा भी रहे थे और आगे आने के लिए भी तैयार थे। तो इस देश में जो अरेस्ट होती है वो कोई नियमावली और जो नॉर्म्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर कोई कोऑपरेट कर रहा है, कोई ऐसे मटेरियल एविडेंस को दबा नहीं रहा है और किसी भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता नहीं है, उससे बात जब भी चाहें आप कर सकते हैं या चार्जशीट दाखिल करने के बाद कर सकते हैं। तो प्योर लीगल प्ले में देखा जाए तो 2 अक्टूबर से कल तक का जो समय लिया गया वो कुछ अटपटा लगता है। और इसके पीछे, जैसे कि शशि शेखर जी ने भी बताया, कि जैसे जल्दी में कुछ पुलिस के कुछ रिजल्ट दिखाने की जो मंशा थी वो सामने आ रही है। जी, चलिए, आपने कुछ अहम बातें बोली। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, दिबांग एनके सिंह साहब, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तस्वीर उन्हें दिखाई देती है, क्या वाकई में राजनीतिक दबाव के चलते ये गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस पूरे मामले में ताज़ा जानकारी जो आ रही है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। जी ग्रुप के 2 संपादक जिनकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट से उन्होंने जमानत मांगी है और इस पर अब साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से लिखित जवाब मांगा है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी है। और हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर कि जो जी ग्रुप ने दावा किया है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये गिरफ्तारी हुई है, क्या वाकई में तस्वीर ऐसी है? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब तक की चर्चा के दौरान एक बड़ी बात मीडिया की विश्वसनीयता को भी लेकर सामने आई है। दिबांग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लंबा अनुभव रहा है आपका मीडिया में, ये जिस तरह से ये केस सामने आया है, क्या मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर ये गंभीर सवाल खड़े करता है? मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो मीडिया है, पूरा मीडिया है, उसको और इन 2 संपादकों को एक साथ जोड़ के न देखा जाए। वो 2 संपादक इसमें अलग हैं, पूरा मीडिया अलग है। और ये कहना गलत होगा कि ये पूरा मीडिया को दिखाते हैं, दर्शाते हैं ये 2 संपादक जो भी कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये अगर आप बात समझ लेते हैं तो ये सवाल पैदा नहीं होगा। मीडिया की विश्वसनीयता है, मीडिया लगातार काम कर रहा है और काम ही नहीं कर रहा है, मीडिया ने अब इस तरह की संस्थाएं भी बनाई हैं, मीडिया के अंदर ही बनी हुई हैं, मीडिया के ही लोग उसको करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि जो काम कर रहा है मीडिया वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। यानी एक BA जो कि ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन एक संस्था है जिसमें सारे संपादक बैठते हैं और देखते हैं, एक दूसरे का काम देखते हैं। बहुत सारे मौक़ों पर जब बहुत उनको फैसले करने होते हैं कि यहाँ ये इस तरीके से दंगा चल रहा है, उसको हम दिखाएं ना दिखाएं, इस तरह का एक प्रोटेस्ट होने वाला है, वहाँ तोड़फोड़ करेंगे, ऐसी हमारे पास जानकारी है, क्या वो हम कैमरा लेके जाएं या ना जाएं, उस पर आपस में बैठ के चर्चा होती है। अब वहीं तक नहीं होती है। इस मामले पर भी मीडिया के जो BA है उसने गौर किया और पाया कि इन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं एक संपादक को नहीं करना चाहिए था। एक संपादक के रूप में उनका काम ठीक नहीं था। दिबांग, एक बड़ा सवाल उठता है कि ये दोनों संपादक व्यक्तिगत तौर पर तो गए नहीं थे, एक संस्थान विशेष के हिस्से के रूप में थे। तो जब संस्थान विशेष के हिस्से के रूप में थे तो इसकी आंच
संस्थान विशेष पर भी आती है और पूरे मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर क्यों नहीं आम आदमी के दिमाग में उठेंगे। लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए, दूसरे लोग अभी बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल ये जो घटना है उसने उठा दिए हैं। वही मैं कह रहा हूं कि चूंकि यहाँ इस तरह की संस्था बनी हुई है और उसने जांच की और पाया कि ये कहीं ना कहीं जो इनको एक एडिटर के रूप में करना चाहिए था, उससे आगे जाके इन्होंने कुछ किया। एक लाल झंडा हम लोगों ने पहले दिखाया, तो उसमें भी अब सोचने को तो बहुत लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते समझते व्यक्ति हैं, आप चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो आप पाएंगे कि बाकायदा एक संस्था बनी हुई है। और उन्होंने भी कहा कि भाई आप जो ये कर रहे हैं, और पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे काफ़ी पहले कहा कि भाई ये एक एडिटर के तौर पर आप इस तरह से जाकर, जब आप एक संस्थान या एक व्यक्ति या किसी के खिलाफ आप एक लगातार एक सीरीज कर रहे हो, तब अचानक आप सीरीज रोककर उनसे बातचीत और सौदेबाजी कि आप हमें ऐड दीजिए, इतना ऐड दीजिए, उतना मत दीजिए, ये आप नहीं कर सकते हैं एक एडिटर के रूप में। वो बात तो हमने पहले कह दी है। संस्थान की यहाँ पर बात हो रही है, क्या वाकई में दो संपादकों के रोल को जो संस्थान उनका अपना है या पूरा मीडिया एज अ फ्रेटर्निटी उससे अलग करके देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इसको इस तरह से देखना होगा कि कंडक्ट जो हम लोगों ने जांच किया ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने, उसमें 3 मेंबर कमेटी थी, उसने दोनों पक्षों को बुलाया, सारे साक्ष्य लिए और देखा कि कहीं प्रोफेशनल लैप्स है। उसमें हमारा रोल इतना ही होता है, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी हमारा रोल नहीं है। प्रोफेशनल लैब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसके आधार पे ये पूरी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी को सौंपी गई और एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू एक यूनानिमस डिसीजन हुआ कि उस सदस्य को जो इसमें क्वेश्चन में हैं उनको हमारे एसोसिएशन में नहीं रहना चाहिए, उनको सदस्यता से निकाल दिया गया। जो विजय कह रहे हैं कि इसको इंडिविजुअल आइसोलेटेड एब्रेशन का केस माने, मैं आपको स्पष्ट याद दिलाना चाहूंगा कि आजाद भारत के 65 साल में ये पहला केस है जिसमें कि एक्सटॉर्शन का, नकीरन का केस आप याद करिए, लेकिन एक्सटॉर्शन के चार्ज नहीं लगे थे। पहला केस है जिसमें कि एक्सटॉर्शन का आईपीसी की दफा 384 लगाई गई है। ये स्वतंत्र भारत में पहला केस है, तो क्या आप इसको एक्सेप्शन नहीं मानेंगे? और ये एक्सेप्शन इंडिविजुअल एबरेशन के प्रोसेस में आता है और वो ये नहीं मालूम है कि संस्था और उनमें क्या है, इंडिविजुअल ने किया, संस्था ने किया या क्या नहीं किया। हम इस पे कोई रिएक्शन ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की तरफ से नहीं है। ये जो कल की घटना हुई, जो अरेस्ट का है, हाँ ये कहा जा सकता है एक लीगल उसमें कि ये बात सही है कि आप बीए की नजर से पूरा मामला देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं जनता की नजर से अगर इस मामले को, जनता की नजर से बिल्कुल, जनता को हम लगातार बताते रहे हैं कि बीए क्या कर रही है। अभी जैसे दिबांग ने बताया, बिल्कुल सही है कि लगातार 3 साल से हम सेल्फ रेगुलेशन की कोशिश कर रहे हैं और तमाम मकाम जो हमने हासिल किए हैं, इसमें एक ये भी है, हम अपने ही मेंबर को, बहुत तकलीफ दे था ये फैसला, जिस दिन हम लोगों ने यूनानिमस डिसीजन लिया, वो इतना तकलीफ दे फैसला था, लेकिन हमें वो करना पड़ा, लेकिन वो प्रोफेशनल लैब्स पे था। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, अहम बात बोली है प्रोफेशनल लैब्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहित बंसल जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। रोहित बंसल जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 जो संपादक हैं उनकी बात को पूरे मीडिया के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और एनके सिंह साहब बोल रहे हैं कि उनकी जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें प्रोफेशनल लैब्स की बात साफ तौर पर सामने आई, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी की नहीं थी। भाई आप ध्यान दिलाना चाहूंगा। और दूसरा ये कि कल जो घटना हुई है इस पे हम लोग इसलिए मौन है कि ये पुलिस और एक्यूज और एक्यूजर के बीच में है, इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कहा। जो अरेस्ट हुआ है वो उसकी जरूरत नहीं थी, जब कोई कोऑपरेट कर रहा तो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज, बिल्कुल मामले पर हम वैसे भी नहीं जा रहे हैं, हम जानते हैं वो सब जुडिस मामला है, लेकिन मीडिया के साथ, क्योंकि वो मीडिया के नुमाइंदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया पर भी और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन रोहित बंसल साहब, वो जो प्रोफेशनल लैब्स की बात यहाँ पर एनके सिंह साहब ने कही, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। प्रोफेशनल लैब्स को 2/3 लोग जो इंक्वायरी कमेटी के बीए के यहाँ पहले ही मौजूद हैं, तो मैं तो माइनॉरिटी में पहले ही हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि उसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस, पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा और 4 सिविल सोसाइटी के बड़े वरिष्ठ लोग और 4 संपादकों की 9 सदस्यीय न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने भी इसी कंप्लेंट को, इन्हीं साक्ष्यों को देखकर कोई भी निर्णय देने से इनकार किया। तो इन्होंने साफ अभी कहा कि पुलिस के कार्रवाई से पहले ही BA ने भी कार्रवाई की। हो सकता है कि ये बड़ी अच्छी काम किया हो उन्होंने, लेकिन तारीख गवाह होगी कि क्या इन्होंने सही किया
और अगर नहीं किया तो क्या न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी या जस्टिस JS वर्मा ने कोई गलती की कि इस मामले को न सिर्फ पूरी तरह से दूर रहे उससे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि श्री नवीन जिंदल ने उन्हें फ़ोन करके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ये उन्होंने खुली अपनी कार्रवाई के दौरान कहा। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि जिस चीज़ में क्रिमिनल जो इंटेरोगेशन है ज़रूरत नहीं है, वो 2 अक्टूबर से 27 तक किया गया, नवंबर तक, और साथ में छुट्टी से एक दिन पहले वाली जिरह के दौरान उनको अरेस्ट किया रात को 9 बजे, जिससे आज वेकेशन जज के सामने मामला है। और जैसे आप लगातार बता रही हैं दर्शकों को, ये आज भी पता नहीं कहाँ तक, कितनी रात तक चलेगा। तो इसके पीछे कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि जो कॉरपोरेट आदमी है जिसने कोलगेट में मुख्य अभियुक्त है एक किस्म का, जिसकी समूह और परिवार इत्यादि की अगर टोटल एलोकेशन देखी जाए तो 30-35 हजार करोड़ रुपए की उन्होंने एलोकेशन उन्हें मिली हैं, उनको शायद किसी कारणवश लोग अपने दायरे में नहीं लेना चाहते। जो जी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, हम उनको फंसाने गए थे। कैमरा के बगैर भी दुनिया में बहुत स्टिंग्स होते हैं। रोहित बंसल जी, आपकी इस बात पर बहुत संक्षेप में दिबांग कुछ कहना चाहते हैं। दिबांग, बहुत संक्षेप में, मुझे शशि जी के पास भी जाना है। मुझे लगता है कि ये इस तरह से जो BA ने किया, BA पर सवाल उठाना, अब देखिए, अब जी की तरफ से बोल रहे हैं रोहित, तो एक आदत बन गई अब जी की कि हर कोई गलत है, हमारे इसको जो भी गलत बताए वो गलत है। मुझे लगता है कि BA की जो संस्था है उसमें प्रमुख जितने भी एडिटर हैं टेलीविजन के, वो वहाँ मौजूद थे, उनकी एक बैठक हुई, उसमें ये तय हुआ। उसके अलावा 3 और एडिटर्स ने इस पर जांच की। मुझे लगता है कि उस पर कतई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फैसला था जो कि क्रिमिनल फैसला नहीं है, जो सिर्फ एथिक्स को देखता है। और 2 सवाल हैं जिनके इनके पास जवाब नहीं थे कि 20 करोड़ की चिट्ठी जब आपको दी जा रही थी, आपने क्यों नहीं 20 करोड़ की चिट्ठी ली और अपनी स्टोरी कर दी? आप क्यों 100 करोड़ के पीछे भागते रह गए? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। जब आप इतनी बड़ी स्टिंग करने वाले थे, आपके पास टेप एक भी कुछ क्यों नहीं था? सिर्फ टेप से नहीं, आप टेप क्यों नहीं कर पाए? में ना जाए रोहित जी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो देखिए वहां बहुत सारे लोगों से सवाल हुए थे और बहुत सारे सवाल इनसे पूछे गए जिनके इनके पास जवाब नहीं थे। और बिल्कुल साफ अच्छा होगा कि इन लोगों ने जो कदम उठाए, इन लोगों ने जो कदम उठाए वो एक संपादक को नहीं उठाने चाहिए थे। जस्टिस वर्मा की जरूर कमेटी है, पर ये प्रोफेशनल्स की कमेटी है, उन प्रोफेशनल्स की कमेटी है जो आज चैनल्स में काम कर रहे हैं, जो चैनल्स के हेड हैं। इसलिए उसमें मेरिट में ना जाए। शशि शेखर जी, 2 बातें यहाँ पर उठ रही हैं। एक प्रोफेशनल कॉन्डक्ट की बात, प्रोफेशनल लैप्स की बात एक तरफ उठ रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि संपादकों की जो भूमिका रही है यहाँ पर, क्या उसे मीडिया से अलग करके, पूरे मीडिया से अलग करके देखा जा सकता है? कोई आदमी अगर कोई आचरण करता है तो उसे अलग से देखा जा सकता है, लेकिन ये चूंकि एक इस तरीके का मामला है जिसमें कि एक पूरा मीडिया समूह इन्वॉल्व हो गया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उन्हें आइसोलेशन में देखना चाहिए। अपराध और दंड का एक सिद्धांत है, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल दृढ़मत हूं कि अब मीडिया को अपने अंदर जरूर झांक कर देखना पड़ेगा। BA ने जो किया, मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया। मैं उसका मेंबर नहीं हूं, मैं वहां नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारी विश्वसनीयता बनी रहे। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे इससे पहले भी लगते रहे, खुद मेरे ऊपर लगे हैं, लेकिन जब मुकदमे लगे तो पहली बात, वो मुकदमे पैसा मांगने के नहीं थे, वो उस तरीके के मुकदमे थे जो लोगों के स्वार्थ पे हम आड़े आ रहे थे, तो उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए। और मैंने इसको महसूस किया है कि जनता उस समय उठकर खड़ी हो जाती है, पूरी पत्रकार बिरादरी एक हो जाती है। हमारा अकेला जो हमारी ताकत है वो सत्य है। खबर की जो अकेली जान होती है वो सत्य होती है, सच होती है। हम सच बोलने वाले लोग हैं प्रोफेशनल तरीके से, और ये जो हमारा समाज है उसको ये मानना चाहिए कि कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जो सत्य बोलते हैं। और ऐसे में जब आप सत्य से डाइवर्ट करेंगे, ये वैसे ही है जैसे कि कोई डॉक्टर अगर एक ऐसा इंजेक्शन लगाए जिससे किसी व्यक्ति की जान जाए और उसकी नीयत उस समय इस तरीके की हो कि उसकी जान चली जाए, तो सारा पेशा कलंकित होता है। तो मैं बजाय ये कहने के कि इन्होंने ठीक किया या गलत किया, अदालत को फैसला करने दीजिए, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि मीडिया को अपने अंदर झांक कर देखने का समय आ गया है। पेड न्यूज पर, बहुत सी ऐसी चीजों पर हम भी रोशनी में खड़े हैं, और अगर हम अपने चेहरे पर दाग लगाते हैं तो यकीनन लोग इसको देखेंगे। मीडिया को अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय झा भी जुड़ गए हैं मुंबई से। संजय, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर?
देखिए, जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्य, मुझे बहुत अफसोस हुआ है जो भी जी और जिंदल कंपनी के साथ जो हुआ है, इसीलिए क्योंकि मेरा ये पूरा विश्वास है कि हमारे किसी भी लोकतंत्र में हर प्रजातंत्र की जो भी संस्था होती है उसमें मीडिया का बहुत ही एक अहम भूमिका होता है। आम आदमी को मीडिया पर कभी कभी सरकार पर यदि विश्वास न हो तो मीडिया पे विश्वास होता है, लेकिन अभी ये भारत में जो हुआ है इस पर मैं दिबांग की बातें में कुछ सुन रहा था। देखिए, बहुत जरूरी बात है, दिबांग ने जो कहा वो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा है कि अभी सबको अंदर झांक के देखने की जरूरत है, और ये भारत में ही एक चुनौती नहीं है मीडिया के लिए। मैं समझता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि बीबीसी में अभी एक बहुत ही बड़ा एक कांड हुआ है जिसको लेके बीबीसी जैसी संस्था, जिसको दुनिया भर के मीडिया लोग समझते हैं कि एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरीके से एक मीडिया कंपनी को चलना चाहिए। या रूपर्ट मर्डॉक की तो बात ही मत कीजिए, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड को तो बहुत ही उनके वाद विवाद हो चुके हैं, लेकिन बीबीसी में भी बहुत बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से उस संस्था को चलाया गया है। और यदि रीडर को या टेलीविजन व्यूअर को यदि मीडिया पर विश्वास न हो, और मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मैं सरकार का समर्थक हूं, लेकिन मैं इस बात का ज्यादा समर्थक हूं कि मीडिया की आजादी है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। और मीडिया भी जैसे एक राजनीतिक दल भी उत्तरदायी है, उसी तरह मीडिया पर एक जिम्मेदारी है कि आप जो भी चीज आप दुनिया के सामने पेश करते हैं उसे देखिए, आम आदमी जो अपने ड्राइंग रूम में देखता है वो उसको शक नहीं होना चाहिए क्या मीडिया का उद्देश्य कुछ और है, बिल्कुल संजय, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मीडिया पर विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। हालांकि जिस मीडिया की बात यहाँ पर हो रही है, जी ग्रुप, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका दावा यह है कि ये तो राजनीतिक दबाव के चलते ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि क्या मीडिया को अपने भीतर झांकने की जरूरत है ताकि जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। नलिन कोहली जी, आपने अब तक इस चर्चा को सुना, बात हुई मीडिया की विश्वसनीयता की, और इस बात को भी लेकर के कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स कोई एक तरह का कोई कॉन्डक्ट करते हैं उसके साथ पूरे मीडिया को जोड़कर देखना और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल, ये कहां तक सही है? आपकी इस पर प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि किसी व्यक्ति के एक्शन से आप किसी संस्था को बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कई बार संस्थाएं भी गलती करते हैं, व्यक्ति भी गलती करते हैं, लेकिन अभी तक जो चर्चा थी इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मिसौरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म विश्व का सबसे पुराना जर्नलिज्म स्कूल है, तो उसके साथ जुड़ा रहा। तो यहाँ पर जो अभी कई बातें मुझे अच्छी लगी, जैसे एनके सिंह भाई कह रहे थे, दिबांग कह रहे थे, जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट की बात करते हैं, तो जब आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं हम, सेल्फ रेगुलेशन की, वहां पर कोड्स एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे लोकतंत्र भी इवॉल्व करता है, वैसे ही संस्थाएं जो लोकतंत्र की हैं वो भी इवॉल्व करेंगी, नए नए स्वरूप लेंगे, नए नए प्रकरण करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो प्रोफेशनल बात है उसमें देखिए इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है जब तक आप कोड नहीं सेट करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में एक कप चाय भी अगर आप एक किसी पॉलिटिशियन के यहां लेंगे तो वो गलत है। हमारे यहां इस बात को मतलब ले जाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि हमारे यहां तो चाय पिलाना बहुत स्वाभाविक है, नहीं तो हमें लगता है कि व्यक्ति हमसे मिला, हमने चाय तक नहीं दी तो गलत हो गया। तो इसीलिए एक आत्मनिरीक्षण के साथ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना, ताकि कहीं ना कहीं, क्योंकि मीडिया भी बढ़ रहा है। जी, आप कह रहे हैं आत्मनिरीक्षण के साथ साथ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त मेरे पास कम है और मैं बाकियों को भी शामिल करना चाहूंगी। पंकज शर्मा जी, आपने शुरुआत में मुझे याद है इस चर्चा के कहा था कि मीडिया की विश्वसनीयता को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब आपने ये चर्चा सुनी, ये कहा जा रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से पूरे मीडिया को उसी ब्रश से पेंट कर देना वो भी सही नहीं है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि कुछ लोगों की वजह से पूरे मीडिया को पेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि पिछले 1.5 दशक में, और कोई इस बात को खुलकर कहे या न कहे, सच्चाई ये है कि पिछले 10-15 साल में मीडिया में बहुत से ऐसे प्रकाशक, बहुत से ऐसे टेलीविज़न मालिक और बहुत से ऐसे पत्रकार आ गए हैं जो मीडिया की मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी मीडिया संस्थान के लिए विज्ञापन इकट्ठे करने का काम कोई पत्रकार या संपादक करते हों। तो ये भी बहुत सोचने की ज़रूरत है कि प्रकाशक अपने संपादकों से क्या काम लें और संपादक प्रकाशकों की किन बातों को माने और किन बातों को न माने। असल में ये जो एक घालमेल का दौर चल रहा है मीडिया में,
और ये सब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इसीलिए मीडिया की जो धमक है, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, वो लगातार कम होता जा रहा है। वरना एक ज़माना था कि अगर किसी गांव में छोटी सी कोई घटना होती थी और मीडिया उसको उछालता था तो दिल्ली के दरबार में लोगों के दिल धड़कने लगते थे। और दिल्ली में अगर कहीं किसी तंदूर में कोई लड़की जलती थी तो गांव की चौपाल तक उसकी चर्चा होती थी। आज मीडिया की विश्वसनीयता को सबसे बड़ा खतरा है और सभी पुराने साथी बैठे हैं, दिबांग हैं, शशि शेखर जी हैं, सभी लोग जानते हैं कि मीडिया में क्या हो रहा है। चलिए, आप मीडिया की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको बता सकती हूँ पंकज शर्मा जी, यहाँ लोग मौजूद हैं स्टूडियो में जो सहमत नहीं है इस बात से, लेकिन फिर भी ये जो बड़ी बहस है इसमें अब तक बड़ी बातें क्या निकल कर आई हैं, हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शशि शेखर और पंकज शर्मा का कहना है कि सोचने की जरूरत है कि क्यों मीडिया की विश्वसनीयता गिर रही है, मीडिया अपने भीतर झांके। वहीं दिबांग का कहना है मीडिया की विश्वसनीयता बनी हुई है, मीडिया ने खुद व्यवस्था बनाई है, 2 संपादक मीडिया का चेहरा नहीं है। विजय विद्रोही का कहना है 2 संपादक एक संस्थान से जुड़े हुए थे, आम आदमी के मन में अब सवाल उठ रहे हैं मीडिया को लेकर। वहीं नलिन कोहली मानते हैं कि किसी व्यक्ति के आचरण से संस्थान पर सवाल नहीं उठने चाहिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनना चाहिए। रोहित बंसल जी का कहना है रात में छुट्टी से पहले गिरफ्तारी की गई है, बीए ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। वहीं एनके सिंह कहते हैं गिरफ्तारी सही नहीं क्योंकि वो पुलिस को सहयोग कर रहे थे, बीए ने संपादकों के बर्ताव में कमी पाई थी। तो ये मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन जाहिर सी बात है मीडिया के लिए ये वक्त जरूर है अपने भीतर झांकने का। दिबांग, बहुत संक्षेप में। मैं संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो इसको राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया जो है कांग्रेस पार्टी से दब गया है या उद्योगपति नवीन जिंदल के दबाव में है, वो दिन भूल जाएं, इमरजेंसी के दिन लद गए। मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है और उसको ये इस तरह की लचर गठबंधन सरकारें दबा नहीं सकती। चलिए शुक्रिया, इसी के साथ कार्यक्रम को खत्म करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।